हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जावा का। आई होप लेक्चर 6 तक आपको क्लियर होंगी चीज़ें। काफ़ी कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 7 एक तरीके से आप समझ लीजिए जितने टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं उनका कंक्लूजन पार्ट है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, जैसे हमने इफ एल्स पढ़ लिया था, लेकिन उसके अलावा जैसे हमारे टर्नरी ऑपरेटर होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। लूप में हमने वाइल लूप डिस्कस किया था, उसके आगे के और भी जो लूप्स होते हैं, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच, ये लूप्स हम देखेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू हालांकि हमने एमसीक्यूज के पार्ट में और एक दो प्रोग्राम में भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बट इसको हम पूरा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के साथ अच्छे से और समझेंगे। रिकर्जन जो हम मेथड के अंदर देखेंगे क्या होता है रिकर्जन का मतलब। इसके बाद एक होती है मैथ क्लास, जो कि जावा के अंदर बहुत यूज आती है, तो मैथ क्लास हम समझेंगे। रैंडम नंबर्स क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग, आपने देखा है अभी तक हम जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग न्यू यूज नहीं करते, न्यू कीवर्ड, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के साथ। तो क्यों नहीं करते वो चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है ये देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे फाइनल कीवर्ड। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो जो ये हमारा लेक्चर 7 है, ये हमारा जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए जा रहे थे कि आगे देखेंगे, वो सब हम यहाँ पे आज इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आज वाले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे हमारा टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। आप देख भी सकते हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है, सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट है और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो देखो, टर्नरी ऑपरेटर भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है जब आप एक इनलाइनर इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनलाइनर जो है स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं आप अपने इफ एल्स के अंदर, तो उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। इसका क्या मतलब है, आप सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। आइए इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम हमारा सोर्स के अंदर। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम नंबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोग्राम नंबर 32। ओके, थर्टी टू क्या नाम है इसका, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने बनाया, हमारा एंट्री पॉइंट बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए यहाँ पे मैं क्लासेस अलग से सेपरेट क्लास नहीं बना रही, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस टर्नरी ऑपरेटर को समझने का, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा मेन क्लास, जो हमारी पब्लिक क्लास है, उसका जो मेन फंक्शन है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वहीं पे हम इस टर्नरी ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो नंबर हम गिवन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर यूजर से ले रहे हैं वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से एक नंबर लेना होगा। इंट नम लिया। नंबर हम कैसे ले सकते हैं यूजर से, स्कैनर क्लास के थ्रू, ठीक है। अब आई होप ये आपको समझ में आने लग गया होगा कि स्कैनर करके हम जब इस तरीके से लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम क्लास है उसका प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं डॉट इन की, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे हमने लिखा एंटर नंबर, ओके। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर लेंगे यूजर से, कैसे लेंगे, नम वेरिएबल के अंदर लेना है हमें, तो इनपुट के थ्रू हम लेंगे। इनपुट डॉट क्या हो जाएगा, इंट टाइप का है इसलिए हम क्या ले लेंगे, नेक्स्ट इंट ले लेंगे। यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर मेरे को इसको इफ एल्स से करना होता तो मैं कैसे करती, इफ नम इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा देती, नंबर इज नेगेटिव, ओके।
और अगर नंबर लेस देन 0 नहीं है तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देते, एल्स पार्ट में दैट नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो ये इफ एल्स वाला पार्ट हो जाता है। इफ एल्स में क्या होता है, नम की वैल्यू चेक होती है, लेस देन 0 होती है तो नंबर नेगेटिव हो जाता, और अदरवाइज क्या हो जाता है, नंबर आपका पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टर्नरी में। तो देखिए कैसे टर्नरी में कन्वर्ट करेंगे, हमें कैसे लिखना है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में हम ले लेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, फिर क्या लगाने का सिंटैक्स में, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम अभी के लिए, और अगर ट्रू होता है तो पॉजिटिव रिटर्न हो जाए, और अगर ट्रू नहीं होता तो क्या रिटर्न हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, अभी एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ हमने लिख दिया नंबर इज, जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं, रिजल्ट के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज, जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, एक बार के लिए हम दोनों ही वैल्यूज को करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साउ करके कि ये तो हम इफ एल्स के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं जो हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करवा रहे हैं। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि रिप्लेसमेंट, क्या टर्नरी ऑपरेटर किस चीज का रिप्लेसमेंट है, इफ एल्स के इनलाइनर फंक्शन का। ठीक है, इनलाइनर का मतलब क्या है, अगर आपके इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप सिंगल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि इस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो अभी ये पूछ रहा है एंटर नंबर, तो एंटर, सपोज मैंने नंबर एंटर किया 4, तो देखो इफ एल्स से भी आंसर क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव, और टर्नरी ऑपरेटर से भी आंसर क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। तो देखो इफ एल्स तो आई होप आपको समझ में आता है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या हुआ होगा, ये नंबर सबसे पहले यहाँ पे एंटर हमने 4 किया तो 4 चेक होगा कि इस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होते ही आप कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट कर दोगे, जो ट्रू वाला पार्ट है। देखिए अभी हमने यही देखा नोट्स में, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा होता है, आपका ट्रू पार्ट, और जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है वो आपका फॉल्स पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू हो गया था, इसलिए यहाँ पे कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, पॉजिटिव वाला। अब एक बार के लिए हम इसको तो करते हैं कमेंट आउट, अब हम कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं। देखिए अगर मैं नंबर डालती हूँ -2, देखो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आंसर आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, जैसे यहाँ पे गया होगा -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -2 जो क्या है वो क्या होता है, नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन के फॉल्स होते ही आपका कौन सा फॉल्स वाला पार्ट, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन 2 है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात क्या है, जो कंडीशन है वहां से आप क्या रिटर्न करते हो, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न होती है, कैसी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो आपकी कोलन से लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट वाली वैल्यू एग्जीक्यूट रिटर्न होगी, अदरवाइज राइट हैंड साइड वाली। तो बेसिकली इफ एल्स क्या ये जो है क्या कर रहा है, जो इफ एल्स के अंदर आप सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट देखे, इतने सारे स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय हमने क्या करा, इसको एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे ये चीज क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वैल्यूज आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, और जिसके अंदर आप होल्ड करना चाह रहे हो वो कंपैटिबल टाइप होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कंपैटिबल टाइप नहीं होंगे तो फिर एरर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यूज आप रिटर्न कर रहे हो आपके टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, वो जिसमें भी आप होल्ड करना चाह रहे हो उनका टाइप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंपैटिबल टाइप। तो अगर हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ चलें और देखें, देखिए ये हमारा स्टेटमेंट था, ये हमने समझ लिया, सिंटैक्स ये होता है, ठीक है। द अबाउट स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट एज बिलो, ये भी मैंने बताया आपको। इफ के अंदर आप कंडीशन लिखते हैं,
कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 1, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 2, जो कि एल्स पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो जावा टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। 3 ऑपरेंड्स कौन कौन से, लॉजिकल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। देखो, इट इज अ वन लाइनर रिप्लेसमेंट फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इट इज अ यूज अलॉट इन जावा। देखो किस तरीके का रिप्लेसमेंट है, वन लाइनर रिप्लेसमेंट, ओके। So we can use the ternary operator in place of if-else conditions or even switch conditions using a nested ternary operator। अभी तो देखिए हमने एक ही ternary operator यूज किया है, सपोज इस कंडीशन के अंदर और भी कोई कंडीशंस हो जाती तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स को नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज रिटर्न करवा रहे हैं वहां पे और कंडीशंस डाल सकते हैं। ये जब हम एमसीक्यू करेंगे तब हम इनकी देखेंगे कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपको समझने की जरूरत है कि सिंटैक्स क्या होगा आपके टर्नरी ऑपरेटर्स का, ओके। नेक्स्ट देखो, although it follows the same algorithm as of if-else statement, the conditional operators take less space। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो स्पेस कम लेते हैं एंड हेल्प टू राइट द इफ एल्स स्टेटमेंट इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। ये भी मैंने आपको समझाया है कि इतनी लाइंस को आपने किस में रिप्लेस कर दिया, सिंगल लाइन के अंदर, ओके। सो इट इज अ गुड फॉर सिंपल कंडीशंस। अगर कंडीशन सिंपल है, आप एक लाइन के अंदर इजीली लिख पा रहे हैं, रीडेबल है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो भी कंडीशंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर आप उसमें क्या होता है, उसकी क्लैरिटी जो होती है वो कम हो जाती है अगर आप टर्नरी ऑपरेटर्स को नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स ओवर यूज कर लेते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा बोथ एक्सप्रेशंस मस्ट रिटर्न कंपैटिबल टाइप में मैंने बताई थी आपको कि जो वैल्यूज आप रिटर्न कर रहे हो और जिसमें इस वैल्यू को होल्ड करना चाह रहे हो वो क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल टाइप होना चाहिए, ओके। एंड इट इज सुटेबल फॉर सिंपल कंडीशनल असाइनमेंट, ओके। सो दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर। इसके अंदर आप और भी कोई वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 2 नंबर्स के साथ आप ये भी चेक कर सकते हो अगर आपको ग्रेटर नंबर सपोज चेक करवाना होता। तो यहाँ पे से मैंने नम लिया, अब यहाँ पे हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर 2 वैल्यूज में मेरे को ग्रेटर वैल्यू चेक करवानी है तो यहाँ पे एंटर नंबर्स कर लेंगे, यहाँ पे num1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम ले लेंगे नंबर 2। दोनों वैल्यूज को एंटर करवाया मुझे, क्योंकि ग्रेटर नंबर चेक करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे उस नंबर को रिटर्न करना है जो नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट में क्या ले लिया, इफ यहाँ पे हम चेक करेंगे num1 अगर ग्रेटर है num2 से, हमें ग्रेटर नंबर रिटर्न करवाना है। अगर num1, देखो यहाँ पे एरर क्या आने लग गई, आपने रिक्वायर्ड टाइप आपको क्या था, इंट, और आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो, आप रिटर्न स्ट्रिंग कर रहे हो, जबकि आपको रिटर्न क्या करना है, इंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से तो नंबर 1 को रिटर्न कर दे, अदरवाइज किसको रिटर्न कर दे, नंबर 2 को। ये कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी देखो स्ट्रिंग की वजह से। यहाँ पे क्या एक दे रहा है आपको, कैन बी रिप्लेस्ड विथ मैथ डॉट मैक्स कॉल, ओके। आप इसको इस मैथ डॉट मैक्स कॉल से भी रिटर्न कर सकते हैं, जो हमने अभी बताया मैथ क्लास के फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू भी, बट अभी हाल फिलहाल हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू इसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये करा और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर नंबर इज, जो भी रिजल्ट में आएगी वो वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। वापस रिटर्न रन करवा के देखते हैं इसको। देखिए 2 नंबर्स हम इसमें एंटर करवाते हैं, 2 and 5। देखो ग्रेटर नंबर क्या आ गया, 5। तो यहाँ क्या चेक हुआ होगा, इस 2 इज ग्रेटर देन 5। अगर 2 ग्रेटर देन 5 है लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो आपका कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और उसमें आप क्या रिटर्न कर रहे हो, num2 रिटर्न कर रहे हो। तो num2 की वैल्यू किसमें चली जाएगी, रिजल्ट में, और num2 की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर इज 5, ओके। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। देखो स्विच स्टेटमेंट जो होता है ये भी कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। ये आप कब यूज करते हो, एक तो ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है, और स्विच स्टेटमेंट जो है बेसिकली कब यूज होता है, ये क्या टेस्ट करता है, इक्वालिटी ऑफ द वेरिएबल्स अगेंस्ट द मल्टीपल वैल्यूज। बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट है वो कब यूज होगा, जब आप इक्वालिटी कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हो, यानी कि कोई वेरिएबल आप दे रहे हो और उस वेरिएबल की इक्वालिटी चेक करवा के कोई कंडीशन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, तो वहां आप यूज कर सकते हो स्विच स्टेटमेंट को, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है जावा के अंदर मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है।
द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, जो कि बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन है उससे जो जावा का स्विच स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये भी एक तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, इफ एल्स इफ का जो लैडर हमने देखा था कि इफ में अगर कोई कंडीशन ट्रू होती तो हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में ये देखा था कि अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर वो नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट एल्स इफ के अंदर कोई कंडीशन डालते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर वो भी नहीं हो रही यानी कि आप क्या कर रहे हो, इफ एल्स इफ का लैडर बना रहे हो जो हमने देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करें, इफ एल्स इफ का लैडर बना रहे हो, कंडीशन चेक करते हुए जा रहे हैं, कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जो लैडर है आप उससे पूरा स्किप कर जाओगे। तो सेम चीज आपकी स्विच स्टेटमेंट में भी यूज होती है। स्विच स्टेटमेंट भी एक तरीके से इफ एल्स इफ लैडर की तरह ही वर्क करता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो स्विच स्टेटमेंट अगर आप यूज करोगे तो किसके लिए यूज करोगे, इट विल टेस्ट द इक्वालिटीज ऑफ वेरिएबल्स अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। It provides an easy way to dispatch execution to different parts of code based on the value of the expressions. Okay, the expressions can be a byte, short, char or int primitive data type. लेकिन आफ्टर जावा 12 इसमें और भी आप लॉन्ग, फ्लोट, डबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप इनम और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, रैपर क्लासेस भी यूज की जाती हैं, ठीक है ना। इनम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, रैपर क्लासेस भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है आप ये यूज कर सकते हो, यानी कि जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो, ठीक है। अब जो आप जावा यूज कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो। उसके साथ ही आप स्ट्रिंग को भी, स्ट्रिंग क्लास को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो देखो सिंटैक्स क्या होगा इसका, स्विच है उसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। अब ये जो भी एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, चलो पहले इसका एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं फिर मैं आपको वापस इसका सिंटैक्स समझाती हूँ। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन किससे मैच होगा, इस केस वैल्यू से, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फर्स्ट केस से ही मैच हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक करके आप कहाँ चले जाओगे, बाहर चले जाओगे स्विच स्टेटमेंट से, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अगर केस 1 से मैच नहीं होती तो एक्सप्रेशन चेक होगा केस 2 से। अगर केस 2 से मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ब्रेक होके फिर आप चले जाएंगे स्विच से बाहर। इसी तरीके से जितने भी केसेस हैं उनसे एक्सप्रेशन मैच होगा जब तक कि केस, कोई भी केस मैच नहीं होता। जैसे ही कोई भी केस मैच होता है तो उसके रिलेटेड एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट और ब्रेक करके आप कहाँ चले जाते हो, स्विच स्टेटमेंट से बाहर। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया उसकी इक्वालिटी अगर किसी भी केस से मैच नहीं हुई तो उस केस में क्या होता है, आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है यानी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, इसको आप एक तरीके से क्या समझ सकते हैं, एल्स वाला पार्ट, कि अगर कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं हुई तो कौन सा पार्ट रन होगा, आपका डिफॉल्ट वाला पार्ट, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, जावा स्विच एक्सप्रेशंस मस्ट बी ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग विथ इट्स रैपर टाइप, enums and string beginning with JDK7 it is also works with enumerated types, string class and wrapper classes, ठीक है। तो सारी primitive types और string class के साथ आपके expressions आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए सिंटैक्स कैसे लेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, स्विच लिया, स्विच के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, अब इस एक्सप्रेशन को मैच करेंगे कि अगर ये वैल्यू 1 से मैच होगा तो ये केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का क्या मतलब है, इस ब्लॉक से आप चले जाएंगे बाहर। केस वैल्यू अगर एक्सप्रेशन जो है वैल्यू 2 से मैच हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक करके फिर चले जाएंगे आप स्टेटमेंट से बाहर। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और फिर यहाँ से हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे। आइए एक प्रोग्राम करते हैं, उससे हमें और इजीली क्लियर होगा। यहाँ पे हम एक और नई क्लास बना लेते हैं। इसका नाम क्या रख लेंगे, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी यूजर अगर नंबर एंटर करता है तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा जो है मंथ आएगा आपका ईयर का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है मंथ, ठीक है। मंथ फाइंडर समझ लीजिए इसको, ये प्रोग्राम जो है मंथ को फाइंड करता है, ये कौन सा यूजर जो भी डे
जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट डालता है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा आपके मंथ की वैल्यू आएगी। जैसे अगर 1 डाल रहा है तो जनवरी हो गया, 2 डाल रहा है तो फरवरी हो गया, 3 डाल रहा है तो मार्च हो गया, ऐसे 12 डाल रहे हैं तो दिसंबर तक। ओके, तो हमारी वैलिड वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 से लेके 12 तक। तो वापस हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, मैं यहाँ से ये वैल्यू नंबर कॉपी करवा लेती हूँ। ठीक है, इतना सा मैं कॉपी करा लेती हूँ इसके अंदर। नंबर हमने लिया। अब सपोज यहाँ हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स अभी हमने देखा है, स्विच ब्रैकेट में हम लेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारा क्या है नंबर 1, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन से केस 1 से, क्योंकि हमारे वैलिड केसेस क्या हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं अगर आपका एक्सप्रेशन 1 से मैच हो जाता है, यानी कि कौन सा मंथ है आपका जनवरी। ठीक है, इसी तरीके से ये लिखा और उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अगर ये हो गया तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, स्विच से बाहर कर दोगे। इसी तरीके से हमें कितने केसेस लिखने, 12 केसेस लिखने। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो मैंने 12 केसेस बना दिए। अभी यहाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सारे केसेस की वैल्यूज मेरी सेम हो गई है, बट सारी सेम नहीं होने वाली। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस हो जाएगा ये 5, इसको एंटर करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका केस 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका केस 7, देन केस 8, then your case 9, case 10, case 11 and case 12। ठीक है, तो 12 तक तो हमारे पास वैलिड हमारे मंथ्स आ जाएंगे, और अगर ये नहीं होता तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में यहाँ दे देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड, यहाँ हम कर देंगे इसको ब्रेक। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये आउटपुट हमारा चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा जनवरी, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका फरवरी, मैं स्मॉल में शॉर्ट में लिख रही हूँ समझाने के हिसाब से, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल के बाद हमारा मंथ आ जाता है मई, देन जून, जून के बाद आ जाएगा हमारे जुलाई, उसके बाद क्या आ जाएगा अगस्त, देन सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है। अब क्या होगा, जो भी हम नंबर डालेंगे वो नंबर मैच होगा, ये 1 2 3 जितने भी हमने केसेस लिखे हैं उन सब से मैच होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेंशन थोड़ा सा गलत हो गया, उसको सही कर लीजिएगा, वो कॉपी पेस्ट करने में हो गया है। बट देखो इंडेंशन से क्या पता चलेगा कि ये केस 1 है, इसका ये स्टेटमेंट है, अगर केस 1 ट्रू होता है तो, और ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक करके आप कहाँ जाएंगे, स्विच से बाहर। इसी तरीके से अगर केस 2 का मैच होता है एक्सप्रेशन तो केस 2 ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद आप कंडीशन को जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे और ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर एंटर करके देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। देखिए नंबर पूछा है इसमें, नंबर एंटर किया मैंने 1, तो देखिए जनवरी आ गया, यानी सही चल रहा है। वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैंने नंबर डाला सपोज 5, तो 5 डालने पे देखो मई आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर 1 में 5 जाएगा, 5 1 से मैच होगा, नहीं होगा तो फिर ये नेक्स्ट केस से मैच करेगा। अगर नेक्स्ट केस से भी मैच नहीं हो रहा तो ये वापस नेक्स्ट केस में जाएगा, थर्ड में जाएगा, थर्ड से भी मैच नहीं हो रहा, फिर ये फोर्थ को चेक करेगा, फोर्थ पे भी मैच नहीं हो रहा, फिर ये 5 को चेक करेगा। जैसे 5 = 5 इसको मिलेगा, ये मे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और स्विच स्टेटमेंट से कहाँ चला जाएगा, एग्जिट होके बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से सपोज अगर मैं कोई
इनवैलिड वैल्यू डालती हूँ, जैसे 1 से 12 तक की वैल्यूज तो मैंने डाली है हमारे मंथ की, अगर मैं कोई वैल्यू डाल देती हूँ कि मुझे बताइए कि 45th कौन सा मंथ है, तो देखो क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है यहाँ पे हम जो num1 वेरिएबल है इसको चेक करवा रहे हैं, लेकिन ये किसी भी केस से आपका मैच नहीं होगा। 12 तक हमने केस बनाया, किसी से भी मैच नहीं होगा क्योंकि हमने वैल्यू क्या डाली है 45। तो उस केस में आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड इनपुट, यानी कि जो भी यूजर ने इनपुट डाला है वो इनवैलिड है, 45 नंबर पे हमारा कोई भी मंथ नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि सपोज यहाँ पे अगर मैं ब्रेक नहीं लगाती, यहाँ पे अगर इस ब्रेक को हम कमेंट कर दें और अब इसको एग्जीक्यूट करें वापस से, ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करना चाह रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा अपना यहाँ पे मंथ आता है। तो यहाँ देखिए, देखो लेकिन अब क्या हुआ, जनवरी भी प्रिंट हुआ और फरवरी भी प्रिंट हुआ। अब ये क्यों हुआ, जैसे ही आपका केस 1 मैच हुआ होगा, इसने जनवरी प्रिंट किया, ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसको ब्रेक नहीं मिला तो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बिना उसके बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्टली वो क्या करेगा, केस 2 की जो भी वैल्यू है उसको भी रन कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी केस 2 वाले को ब्रेक को भी हटा देती तो क्या होगा, केस 1 से तो कंडीशन मैच हो जाएगी तो जनवरी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद ब्रेक नहीं लगा तो केस 2 की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, और केस 2 में भी ब्रेक नहीं लगा इसलिए केस 3 की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 1 किया, जनवरी फरवरी मार्च तीनों प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैंने डाला यहाँ पे 3, ठीक है, डे मंथ अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्च। लेकिन यहाँ सिर्फ देखिए मार्च हुआ, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 जो है वो मैच नहीं होगा, 2 मैच नहीं होगा, एक्सप्रेशन 3 पे ही मैच होगा, केस 3 पे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इसने मार्च को प्रिंट किया, और क्योंकि केस 3 में हमने ब्रेक लगा रखा है इसलिए इसने क्या कर देगा, स्विच स्टेटमेंट से ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर कोई एक्सप्रेशन मैच होता है तो आप उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के यहाँ पे ब्रेक लगाइए, ताकि क्या है, नेक्स्ट जो है, जो दूसरी जो कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं है उनकी वैल्यूज यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो। ओके, और यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रेक स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं इनहैंस्ड स्विच। ठीक है, इनहैंस स्विच क्या होता है वो हम देखेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आप इस एग्जांपल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी दे सकते हैं एक्सप्रेशन में। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, अभी तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, अगर मैं कैरेक्टर दूंगी तो जब मैं केस के थ्रू इसको मैच कराऊंगी तो कंपैटिबल टाइप होना चाहिए। तो ग्रेड किससे मैच होगा, ए से मैच होगा। अगर ए और ए कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्सीलेंट आ जाएगा, अगर बी से मैच होता है तो वेरी गुड आ जाएगा एग्जीक्यूट होके। अब देखिए सी के अंदर मैंने क्या करा, गुड एग्जीक्यूट करा, और गुड के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। तो अगर कभी भी सी से आपकी कंडीशन मैच होगी, ठीक है, सी से कंडीशन मैच होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, गुड भी आएगा और एवरेज भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेक स्टेटमेंट आपका मिसिंग है। इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई आपने ए बी सी और डी में से कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं डाली, सपोज मैंने ई डाल दी, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और जिसमें क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू बिटवीन ए टू डी। मतलब आप यहाँ पे यूजर को बता सकते हैं what values you are expecting in your switch statement। ओके, इसको आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो आपको और स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जावा के अंदर आता है एक इनहैंस स्विच का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये इनहैंस स्विच का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 12 के अंदर। ठीक है, इट इज लाइक अ यील्ड एंड मल्टीपल कांस्टेंट्स पर केस। ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन फॉर जावा 14 स्विच कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग अ इफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आप, अगर आप सपोज एक आपका जो स्विच स्टेटमेंट है वो कोई एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, तो उस स्टेटमेंट को आप इनहैंस स्टेटमेंट के थ्रू भी यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको किससे रिटर्न करवा देंगे, सेमी कोलन से। ठीक है, सेमी कोलन का मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है खत्म हो गई और आपको इस स्टेटमेंट से, स्विच स्टेटमेंट से क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, स्विच का सिंटैक्स यहाँ पे बस चेंज हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट का वो सेम ही है कि जो डे की वैल्यू होगी उससे आपकी केसेस की वैल्यूज चेक होंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसका एक बना के देखते हैं हम प्रोग्राम। चलिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं इनहैंस्ड स्विच के लिए।
ठीक है, 34 पूरा हो जाएगा। इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, इनहैंस्ड स्विच। यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज तो हमें सेम ही लेनी है, तो उसको हम एज इट इज ले लेते हैं। यहाँ तक ही सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए, यहाँ पे सपोज हम लेते हैं एक स्ट्रिंग में रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट इक्वल टू क्या कर देते हैं, स्विच। और यहाँ हम ले लेते हैं स्विच में, हम किस में ले रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारा नंबर को हम मैच कराना चाह रहे हैं। और यहाँ हम इसको कैसे करवाना चाह रहे हैं, केस 1 हम ले रहे हैं। अगर केस 1 आपका ट्रू होता है तो क्या रिटर्न कर दे ये वैल्यू, जनवरी, ठीक है, ओके। यहाँ ये कुछ ओके। इसके बाद आप देखिए, यहाँ हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या ले लेगा वैल्यू, फैब, ठीक है। फिर ले लेते हैं केस 3, यहाँ ले लेते हैं हम मार्च। इसी तरीके से केस 4 पे हम चलते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं वैल्यू क्या, अप्रैल। इसके बाद हम चलते हैं केस 5 पे, जहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं मई। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी डाल सकते हैं। सपोज मैं अभी 5 तक की डालती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ डिफॉल्ट, और यहाँ हम लिख देते हैं इनवैलिड। सॉरी, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और इसको यहाँ पे कैसे बंद करेंगे, विथ सेमी कोलन। ये देखिए, देखिए यहाँ पे सेमी कोलन भी आएगा यहाँ, ठीक है, ये सेमी कोलन आएगा। तो ये हमने कर दिया। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। नंबर डालते हैं 1। कोई वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने रिजल्ट के अंदर वैल्यू तो स्टोर करवा ली, लेकिन इस वैल्यू को हमने कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवाया। तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, मंथ इज, यहाँ क्या लिख देंगे, हम किस में ले रहे हैं वैल्यू, रिजल्ट में ले रहे हैं, तो मंथ इज, और यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारा रिजल्ट। आप बाकी भी केसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट फॉर आपके समझाने के पर्पज से इसको बस 5 तक लिया है। आप 12 तक केसेस यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हैं। अब देखिए, अब करके देखते हैं। एंटर करेंगे यहाँ पे हम नंबर के, सपोज नंबर एंटर करा हमने 3। देखो मंथ क्या आ गया, मार्च। 3 पे हमने क्या दिया था, मार्च। तो देखिए, अब इस वाले को आप इनहैंस स्विच को देखिए, और इससे पहले जब हमने यहाँ पर इसको लिया था, तो देखिए प्रोग्राम कितना बड़ा हो गया था, क्योंकि आपको हर केस के बाद क्या लगाना पड़ रहा था, एक तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से आप पहले तो जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे वो करवा रहे थे, और उसके बाद आप हर बार क्या कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाने की जरूरत नहीं, और आप सिंपली क्या करें, उस एक्सप्रेशन को ही डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और लास्ट में उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखो आपका स्पेस काफी बच जाता है, ठीक है, यूटिलाइज हो जाता है, और प्रोग्राम भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो इनहैंस स्विच का यही एक आपका बेनिफिट है कि अगर कोई एक्सप्रेशन आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आप जो आपका नॉर्मल स्विच है, ठीक है, ओल्ड स्विच बोल दीजिए इसको, इसकी जगह आप कौन सा यूज कर सकते हैं, इनहैंस स्विच यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स होता है आपका, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, ठीक है। तो ये हमारा था इनहैंस स्विच। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो टर्नरी ऑपरेटर और एक हमने पढ़ा स्विच स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके ऊपर बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, और हम लोग भी काफी सारी कोशिश करेंगे जितने भी हम एमसीक्यूज इसके कवर कर सकें, ठीक है। आज वाले लेक्चर में ये बस इतना ही। अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं कुछ टास्क, ठीक है। ये टास्क मैंने दे रखे हैं। एक चीज मैं और यहाँ पे समझाना चाहती हूँ इनहैंस स्विच के अंदर, कि आप एक साथ क्या है, मल्टीपल केसेस भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि अगर कोई यूजर नंबर एंटर कर रहा है मंथ का, तो वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस मंथ के अंदर, पर्टिकुलर मंथ के अंदर 30 डेज हैं या 31 डेज हैं या फिर 28 डेज है। जैसे हमें पता है कि हमारा जो फरवरी मंथ है, अगर हम लीप ईयर की बात ना करें, तो लीप ईयर में
अगर हम लीप ईयर के भी यहाँ बात नहीं करें तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके कितने होते हैं फरवरी के अंदर डेज कितने होते हैं 28 डेज। इसके अलावा अगर आप जनवरी की बात करें, मार्च की बात करें, मई की, ठीक है ना, जुलाई, आपका अगस्त, अक्टूबर और जो दिसंबर है, इनके अंदर कितने डेज होते हैं 31 डेज। इसी तरीके से अगर हम बात करें अप्रैल की या फिर जून की, सितंबर की या फिर नवंबर की, तो इनमें कितने डेज होते हैं आपके 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो मुझे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना है। इस प्रोग्राम में मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं अगर यूजर कोई मंथ की वैल्यू एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग केस लिख के ना लिख के, यानी कि ऐसे नहीं कि आप पहले केस 1 लिखा कि अच्छा जनवरी है तो फिर ये 31 डेज करे, फिर केस 2 में आपने लिखा फरवरी है तो 28 डेज प्रिंट करे, फिर केस 3 में आप वापस गए, केस 3 के अंदर वापस क्या आ रहा है 31 डेज आ रहा है, फिर केस 4 में आप गए, वहां कितना आ रहा है 30 डेज आ रहा है, फिर केस 5 में आप वापस गए, वहां पे कितना आ रहा है 31 डेज। यानी कि कई सारे मंथ है ऐसे जिसके अंदर कॉमन वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, यानी कि 31 डेज या फिर 30 डेज। तो यहाँ पे आप अलग केसेस ना लिख के जो भी कॉमन केसेस हैं उनको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेटर, और जो भी स्टेटमेंट आप रिटर्न करवाना चाह रहे हो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रन करके भी बता देती हूँ। चलिए हम इसमें ही कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है उसके हिसाब से मुझे बताना है कि जो है मंथ है उसके अंदर कौन सा डे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, 3, जैसे यहाँ पे हम ये हटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 3, फिर क्या आ जाएगा आपका 5, 7, ठीक है, 8 एंड 10 एंड 12। तो उसमें तो आपके कितने डेज हो जाने चाहिए 31 डेज। ठीक है, केस 2 आपका फरवरी होता है, इसका एक अलग ही स्पेशल केस है आपका 28 डेज हो जाएंगे। और एक और आपका क्या केस बनेगा जिसके अंदर आपके आ जाएंगे 4, मतलब अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त हट जाएंगे, सितंबर आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर हट जाएगा, नवंबर आ जाएगा। इन स्पेशल केसेस में कितने डेज होते हैं हमारे 30 डेज। ठीक है, और अदरवाइज इनवैलिड इनपुट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ डेज जो भी पर्टिकुलर मंथ आपको दे रखा है। और अगर इसको आप रन करेंगे, एरर कहाँ रही, यहाँ सेमीकोलन हम भूल गए, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने डाला 3, तो देखिए कितना आ गया 31 डेज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डालूंगी, सपोज और कोई केस डालते हैं, जैसे 2 अगर हम डालते हैं तो कितना आना चाहिए 28 डेज। ठीक है, और एक बार रन करके देखते हैं, अगर हम डालते हैं अप्रैल मंथ कौन सा होता है हमारा 4th मंथ होता है, तो यहाँ पे हमने डाला, देखिए 30 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ 1, 3, 5, 7, 8, 10 एंड 12, इनमें से अगर कोई भी एक्सप्रेशन से मैच करता है तो 31 डेज प्रिंट होगा, अगर 2 से मैच करता है तो 28 डेज प्रिंट होगा, और अगर एक्सप्रेशन आपका 4, 6, 9 या 11 से मैच करता है तो 30 डेज आपका रिटर्न होगा रिजल्ट के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी वैलिड नहीं होता, यानी कि अगर हम कोई इनवैलिड इनपुट डाल देते हैं, हमारे मंथ 1 से लेकर 12 तक होते हैं, और अगर मैंने मंथ डाल दिया 33, तो क्या आ गया इनवैलिड इनपुट, यानी रिजल्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ डेज में क्या आ जाएगा इनवैलिड इनपुट आपने यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से भी विद अगर कोई कॉमन वैल्यू जो है आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं मल्टीपल केसेस के अंदर, तो आप कॉमा सेपरेटर यूज करके उन केसेस को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना स्पेस सेव हो गया, केस आपने एक ही साथ सारे लिख दिए जो भी आपको, अगर कोई कॉमन वैल्यू आप उनके लिए एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे तो वो सारे केसेस हमने एक ही केस के अंदर लिख दिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको भी प्लीज प्रैक्टिस करके देखिएगा। बाकी कुछ टास्क हैं जो आपको करने हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर के लिए और स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से। तो फर्स्ट तो जो टास्क है आपको परफॉर्म करना है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में से हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, आपको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से मिनिमम फाइंड करना है। दूसरा एक और टर्नरी ऑपरेटर का ही प्रोग्राम है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर है इवन है या ऑड है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर का मोड निकालते हैं 2 से, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नंबर इवन हो जाएगा, अदरवाइज नंबर क्या हो जाएगा
ऑड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक्सप्रेशन तो मैंने लिख ही दिया, बस आपको इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है। थर्ड क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक। अब जैसे हमने मंथ ऑफ द ईयर निकाले कि कौन सा मंथ हम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डे निकालना है ऑफ द वीक, यानी यूजर कोई भी डे डालेगा 1 से लेके 7 के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट करवाना है कि जो डे है वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है एंड सो ऑन, जितने भी है। और अगर इनवैलिड इनपुट डाल रहा है तो डिफॉल्ट के अंदर एक आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, एक आपको क्या करना है, यहाँ पे create a program to create a simple calculator that uses a switch statement to perform the basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division। एक आपको कैलकुलेटर बनाना है और कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर में आप लेंगे, आपको एडिशन, आप जो यूजर है उससे आप यहाँ पे चॉइस पूछेंगे कि उसको एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है या फिर डिवीजन करवाना है। तो अकॉर्डिंग टू चॉइस आपको स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर एडिशन बोलता है तो एडिशन परफॉर्म करके देना है, सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बोल रहा है तो डिवीजन। तो स्विच स्टेटमेंट के 2 प्रोग्राम्स हैं और आपके टर्नरी ऑपरेटर के 2 टास्क हैं। चारों टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये चारों टास्क खुद से करके देखेंगे तो भी आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच को समझेंगे और ब्रेक और कंटिन्यू का हम यहाँ पे यूसेज देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।